हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद। कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आज हमारा पार्ट थर्ड है, जिसके अंतर्गत हम आर्किमिडीज का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हमने उत्प्लावन बल, उत्प्लावकता और घनत्व के बारे में अध्ययन प्राप्त कर लिया था। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आपने घनत्व का सूत्र नहीं बताया, तो देखिए मैं घनत्व का सूत्र भी आपको बता देता हूँ। घनत्व क्या था, देखो कि किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, और घनत्व को दर्शाया किससे जाता है बच्चों, डी से। ठीक है, द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे, एम से, और आयतन को किससे दर्शाएंगे, वी से। ठीक है, तो यदि वी का मान 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, यानी कि आयतन क्या हो जाए, एकांक हो जाए, ठीक है, तो v का मान अगर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो d का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर। इसी कारण कहा गया है कि किसी पदार्थ का जो घनत्व है उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। यानी अगर आयतन एकांक हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो द्रव्यमान होगा वही उसके घनत्व के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये सूत्र था, तो देख लें आप। चले आगे हम पढ़ रहे हैं, वो है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, देखो इसके अनुसार क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, और उस बल को हम किस नाम से जानते हैं, उस बल को हम उत्प्लावन बल के रूप से जानते हैं। ठीक है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो उस बल का मान जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उस पर जो लगने वाला उत्प्लावन बल है, उस उत्प्लावन बल का मान उस वस्तु द्वारा जितना तरल हटाया जाएगा उसके भार के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये कौन कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। यानी कि यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ इसको अलग से, तो उत्प्लावन बल का जो मान है, उत्प्लावन बल बराबर क्या होगा कि उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार। ठीक है, यानी उस वस्तु के द्वारा जब उस वस्तु को पानी में डुबाया जाएगा या तरल में डुबोया जाएगा तो उसके द्वारा जितना तरल हटाया जाएगा उसको डुबाने की स्थिति के दौरान, तो उस जितना तरल हटाया गया उस तरल का जितना भार होगा वह उसके उत्प्लावन बल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यही कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक बार फिर से सुन ले कि जब भी हम किसी वस्तु को तरल में या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उस पर जो कार्य करने वाला उत्प्लावन बल है, उस उत्प्लावन बल का मान उस वस्तु के द्वारा जितना तरल हटाया जाएगा उस तरल के भार के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चले आगे आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो इसके 3 सबसे प्रमुख उपयोग है। उसमें से पहला देखो क्या है, पहला है जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में काम आता है। यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग करते किसके कहाँ पर किया जाता है, तो एक तो जो जलयान होते हैं बड़े बड़े जो समुद्रों के अंदर चलते हैं, और जो पनडुब्बियाँ होती है उनकी डिजाइन इस तरह से बनाई जाती है ताकि उनके द्वारा जो हटाया गया तरल है वो तरल पदार्थ क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो आसानी से पानी के अंदर नहीं डूबे। ठीक है, तो पहला वहाँ पर उपयोग होता है इस सिद्धांत का। दूसरा दुग्ध मापी में, जिसके सहायता से दूध को मापा जाता है, जो दूध के किसी नमूने में शुद्धता की जाँच करने में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, दुग्ध मापने वाले यंत्र में। तीसरा कहाँ किया जाता है, हाइड्रोमीटर में। कहाँ किया जाता है, हाइड्रोमीटर में, जो द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों उपयोग याद रखने हैं कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ पर होता है। तो पहला होता है जलयान तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में। दूसरा दुग्ध मापी, जिसका उपयोग दुग्ध में उसकी शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। और तीसरा हाइड्रोमीटर, जिसका उपयोग द्रवों के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो इन तीनों जगह पर आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी पर आधारित हम कुछ अन्य घटना जैसे देखें
कि पानी की सतह पर कोई वस्तु डूब जाती है जबकि कुछ वस्तु क्या होती है, तैरती है। तो इस तथ्य को हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखें, जैसे हमने अभी ऊपर आर्किमिडीज का सिद्धांत देखा। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को तरल यानी पानी में डुबोया जाता है तो तरल द्वारा उस वस्तु पर एक बल, जिसको हम उत्प्लावन बल के रूप में जानते हैं, क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अर्थात उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यानी जब भी हम वस्तु को पानी के अंदर डुबोएंगे तो उसके द्वारा जो हटाया गया जल है, उस जल का भार उत्प्लावन बल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस बात से हम क्या तथ्य निकाल सकते हैं या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो देखो कि यदि किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार से अधिक होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। यानी कि यदि वस्तु का भार उसके द्वारा जितना जल हटाया जा रहा है उस जल के भार से अगर ज़्यादा है तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अभी हम इसके उदाहरण के जरिए भी चर्चा करेंगे। एक बार यही समझे आप कि यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से क्या है, ज़्यादा है, तो फिर वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए तरल या जल के भार से कम हो अथवा क्या हो, बराबर हो, तो वह क्या होगी, वस्तु तैरेगी। यानी कि अगर जिस भी वस्तु को आप पानी के ऊपर रख रहे हो, ठीक है, अगर उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से ज़्यादा है तो फिर वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और यदि जिस वस्तु को आप जल के अंदर डुबो रहे हो और उसका जो भार है वो भार अगर उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से कम है तो वो या फिर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या होगी, तैरेगी। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, देखें, मान लीजिए हमने एक लोहे की कील को पानी में डुबोया। ठीक है, अब लोहे की कील जितना जगह या आयतन घेरती है, ठीक है, जैसे ये लोहे की कील देखो चित्र में दिख रही है, तो इसके द्वारा जितना आयतन घेरा जाएगा वह उतनी ही जगह के पानी को क्या करेगी, हटाएगी। भाई जितना क्षेत्रफल होगा या जितना उसका आयतन होगा उसी एरिया के पानी को वो क्या करेगी, हटाएगी। तो जब हम लोहे की कील को पानी के अंदर डुबोते हैं तो इसके द्वारा जो हटाया गया पानी का भार है वो इस लोहे की कील के भार से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। यानी कि इस कील का भार ज़्यादा है और उसके द्वारा हटाए गए जल का भार क्या है, कम है, तो लोहे की कील क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इस कॉर्क की बात करूं तो ये तैरता इसलिए है क्योंकि जो इसके द्वारा इस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है, उस उत्प्लावन बल का मान इस पर लगने वाला जो इसके द्वारा हटाया गया जो जल है उस जल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है और इस जल कॉर्क के द्वारा हटाए गए जल का भार क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, तैरेगा। ठीक है, तो वही बात देखो लिखी हुई है, लेकिन उतनी जगह की पानी का घनत्व और उतनी ही जगह की लोहे के घनत्व में क्या होगा, काफ़ी अंतर होगा। जैसा हमने लोहे और प्लास्टिक के उदाहरण में पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या जानकारी मिली कि उतनी ही जगह में लोहे का जो भार है वो उतनी ही जगह में पानी के भार से क्या है, अधिक है। मतलब लोहे की कील का जो भार है वो उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से क्या है, ज़्यादा है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यह कील क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। वही अगर दूसरी तरफ बात करें इस कॉर्क की या प्लास्टिक के कॉर्क की, तो इसका जो भार है वो इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से क्या है, कम है, और इसी कारण से यह क्या होगी, उस पानी पर तैरेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है फिर से कि लोहे की कील का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या है, अधिक है। इसका अर्थ ये है कि लोहे की कील पर पानी का जो उत्प्लावन बल है वो लोहे की कील के भार से क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, यानी उत्प्लावन बल का जो मान है वो इस लोहे की कील के भार से क्या है, कम है, इसीलिए क्या हो जाती है, यह डूब जाती है। जबकि कॉर्क है, इस कॉर्क पर लगने वाला उत्प्लावन बल का जो मान है वो इस कॉर्क के भार से क्या होगा, अधिक होगा, और इसी कारण ये कॉर्क क्या होगा, पानी की सतह पर तैरेगा। ठीक है, इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ये देखो कॉर्क का तैरना, इसको भी समझाया गया है कि कॉर्क का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है कि कॉर्क पर पानी का जो उत्प्लावन बल है वो कॉर्क के भार से क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है, और इसी कारण ये क्या करता है, तैरता है। ठीक है, तो इस पूरे से हमें निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि अगर किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अगर कम है तो फिर कम घनत्व की वो वस्तु क्या होगी, द्रव पर तैरती है।
यानी अगर किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो फिर वो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। और यदि उसका घनत्व द्रव के घनत्व से क्या है, अधिक है, तो फिर वस्तु क्या होगी, द्रव में डूब जाएगी। आगे देखो कि इस प्रकार से बहुत से प्रश्न हैं, जैसे लोहे की कील क्यों डूब जाती है और लोहे का जहाज डूबता नहीं है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण भी यही है कि लोहे की कील का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से क्या होगा, अधिक होगा, और इसी कारण लोहे की जो कील है वो जल के अंदर डूब जाएगी, जबकि जो लोहे का जहाज है वो जल के अंदर नहीं डूबेगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न, जैसे सूखी लकड़ी पानी की सतह पर तैरती क्यों है। तो सूखी लकड़ी का जो घनत्व है या सूखी लकड़ी के द्वारा जो हटाए गए जल का भार है वो उसके उत्प्लावन बल से क्या है, कम है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो सूखी लकड़ी का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से क्या है, कम है। इसी कारण से वो क्या होगी, पानी की सतह पर तैरती है। इसके बाद कोई वस्तु पानी की सतह पर तैरती क्यों है। तो जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा वो वस्तु क्या होगी, पानी पर तैरेगी, और जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो इसी आर्किमिडीज के सिद्धांत और उत्प्लावन बल या फिर उत्प्लावकता संबंधित तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है कि कौन सी वस्तु तैरती है, कौन सी डूब जाती है। ठीक है, उत्प्लावन बल क्या होता है, उत्प्लावकता क्या होती है, घनत्व क्या होता है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। आगे हम बात करें अगर कि गुरुत्व बल एवं उत्प्लावन बल में अंतर क्या होता है। तो देखें, गुरुत्वीय बल जो कि नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य करता है इस तरफ, जबकि उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है इस तरह। ठीक है, फिर गुरुत्वीय बल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया क्या है, बल है। यानी गुरुत्वीय बल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये गुरुत्वीय बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। जबकि उत्प्लावन बल तो यह तरल पदार्थों द्वारा लगाया गया क्या है, बल है। यानी उत्प्लावन बल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो तरल पदार्थों यानी जिनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है उन पदार्थों के द्वारा उत्प्लावन बल लगाया जाता है। तीसरा, यह किसी वस्तु के भार के कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो किसी वस्तु के भार के बराबर होता है। जबकि उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, तो यह वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। कि जब भी किसी वस्तु को हम जल के अंदर डुबोएंगे या तरल में डुबोएंगे तो उस वस्तु के द्वारा कितना तरल पदार्थ हटाया जाता है अपने आयतन के कारण, उसके बराबर होगा क्या, उत्प्लावन बल। तो ये तीनों क्या है, गुरुत्वीय बल एवं उत्प्लावन बल में अंतर है। कि गुरुत्वीय बल एक बार फिर से समझ लो, गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, ये ऊपर की ओर। ठीक है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, जबकि ये तरल पदार्थों के द्वारा लगाया जाता है। यह किसी वस्तु के भार के बराबर होता है, जबकि यह वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, घनत्व क्या होता है, तो घनत्व होता है D = m/v, द्रव्यमान बटे में आयतन। जबकि देखो आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो उस पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का क्या है, अनुपात है। ठीक है, किसी पदार्थ का अगर हम आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो वो क्या है, उस किसी पदार्थ का घनत्व जिसकी हम बात कर रहे हैं बटे में किसका, पानी का घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या है कि जिस भी पदार्थ के लिए हम आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि किसी पदार्थ, जिस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं उस पदार्थ का घनत्व बटे में किसका, जल का या पानी का घनत्व। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। कारण क्या है कि दोनों समान राशि है, तो दोनों के मात्रक क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि यह समान राशियों का क्या होता है, अनुपात होता है। दोनों राशियां घनत्व की ही होती है और इसी कारण से इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो बिल्कुल सरल बात है कि आपेक्षिक घनत्व का मतलब है किसी पदार्थ का घनत्व बटे में जल का घनत्व। ठीक है, जैसे अगर मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, किसका, चांदी का, जबकि पानी का घनत्व कितना है, 10³ किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो फिर SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है बच्चों, चांदी का घनत्व हो जाएगा, क्योंकि वस्तु क्या है, चांदी है, बटे में पानी का घनत्व। तो चांदी का घनत्व कितना है, 10.8 बटे में जल का घनत्व। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो SI मात्रक में चांदी का अगर घनत्व निकालना है तो हम किसकी बात करेंगे, देखो यहाँ से हमें चांदी का घनत्व निकालना है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये चांदी का क्या है, ये चांदी का आपेक्षिक घनत्व है गुणा पानी का घनत्व। देखो ऐसे हो जाएगा,
ये चांदी का SI घनत्व है, बराबर इन दोनों का क्या हो जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10.8 मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखो ये हो गया 10⁸ गुणा 10⁻3 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा चांदी का SI घनत्व। ठीक है, SI मात्रक में इसका घनत्व देखो, SI मात्रक क्या होगा किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व का मात्रक क्या होता है D = m/v। D मतलब द्रव्यमान क्या होता है किलोग्राम में, और आयतन किसमें होता है मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर की घात -3। ठीक है, तो देखो ये किसका क्या है SI मात्रक, तो ये क्या आ गया इसका SI मान आ गया किसका चांदी के घनत्व का 10.8 गुणा 10⁻3। ये होता है अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का मतलब है कि किसी वस्तु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आपका जो चैप्टर नंबर 10 था, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जो गुरुत्वाकर्षण था, जिसके अंतर्गत हमें 3 ही टॉपिक पढ़ने थे। पहला प्रणोद बल और दाब, दूसरा उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता, और तीसरा था आर्किमिडीज का सिद्धांत और अपेक्षिक घनत्व। तो ये सभी टॉपिक हमने 3 अलग अलग कक्षाओं में डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो आपका जो चैप्टर 10 था वो आज यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम इसके जो सिलेबस के अनुसार जो प्रश्न उत्तर है उन प्रश्नों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।